नमस्कार, ये के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज चर्चा होगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर। चुनाव का ऐलान हो चुका है और राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी बहुत तेज है। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल यानी कि CNN न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रमोद पावा जी जुड़े हुए हैं, खेमचंद शर्मा बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मेराज वली कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। तो सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारे जो बीजेपी के नेता हैं खेमचंद शर्मा जी, उनसे लेना चाहेंगे। एक चिट्ठी चर्चा का विषय बनी हुई है। हरियाणा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को कि चुनावों की तारीखों को टाला जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले जवाब हम अपने बीजेपी के जो नेता हैं हमारे खेमचंद शर्मा, उनसे लेना चाहेंगे। जी शर्मा जी। नमस्कार, जय हिंद। जय। आवाज आ रही है आपको सही से? जी 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 बोलिए। आपके सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर बैठे हुए हैं और चारों ओर हर्षोल्लास से हम लोग ब्रजवासी हैं, तो ब्रज में इसी तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाती है। देखिए, आप जो चिट्ठी की बातें कर रहे हैं तो उसके बारे में बेटर क्या कंडीशंस हैं वो बता पाएंगे, और एक सजेशन देना, रिक्वेस्ट करना, ये सबका अधिकार है। और ये सजेशन दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि इस समय हर जगह हम देख रहे हैं भारत का माहौल है, हर जगह जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो थोड़ी ऐसी है कि वहां पे हर जगह चुनाव का प्रचार प्रसार करना, चुनाव के लिए रीच आउट करना शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मेरे को ऐसा लगता है इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद ऐसी रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन जिन्होंने रिक्वेस्ट की है वो इसके बारे में ज्यादा बेटर बता पाएंगे। जी, कांग्रेस से हमारे साथ मेहराज अली जुड़े हुए हैं। सर, इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी सर, एक बार आप अपना सवाल दोहरा दें तो बेहतर रहेगा, तो आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। सवाल ये है कि एक चिट्ठी जो वायरल है, हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से टाइम बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी है। तो उस पे हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या बीजेपी पार्टी से जो हैं खेमचंद शर्मा जी, उन्होंने अपनी बात रखी है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए, ये तो सवाल, इसका जवाब कायदे से तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ही देना चाहिए, लेकिन अब उनके पास जवाब है नहीं, तो इसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। रही बात जिस चिट्ठी के आप वायरल होने की बात कर रहे हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जितना वक्त मांग ले, लेकिन वो हमारे जो राहुल जी की तमन्ना है कि इस नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल कर रहेंगे, उसकी शुरुआत 2024 के लोकसभा परिणामों से हो चुकी है। अब ये लोग चाहे जितना वक्त मांग लें, जितनी साजिशें कर लें, लोग भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिकता वाला चेहरा समझ चुके हैं, उजागर हो चुका है। इनकी केंद्र के नेतृत्व से लेके जो प्रदेशों के नेतृत्व हैं, उन तक की जो एक इकलौती मानसिकता है कि हर मुद्दे को हिंदू बनाम मुसलमान बना दो और सारा का सारा अपना जो काम है, जो इनके क्रियाकलाप है, उनको छुपा दो और सांप्रदायिकता की आग में हर प्रदेश को झोंकते चले जाओ, वो अवाम के सामने उजागर हो गई है। 2024 के परिणाम इस बात का सबूत है। और राहुल जी जिस तरह से, और इंडिया गठबंधन पूरे देश भर में जिस तरह से आज भी राहुल जी जिस तरह से छोटे छोटे दुकानदारों, छोटे छोटे व्यापारियों, यहाँ तक कि एक मोची, नाई, छोटे छोटे काम करने वालों, मैकेनिक, सबसे मिल रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को हर जगह सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ राहुल जी दिख रहे हैं, बस बाकी कांग्रेस तो दिखाई नहीं दे रही कहीं पर। देखिए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राहुल जी हमारी पार्टी का फेस है, इस देश के बड़े नेता हैं, सदन में वो विपक्ष के नेता हैं, तो वो
जाहिर तौर पे वो हमारा चेहरा है, लेकिन पार्टी कहीं नहीं खड़ी है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता बाकी मेरे सर, जैसे कांग्रेस में और भी बड़े नेता लाखों हैं। कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए रात दिन जुटे हुए हैं। नहीं, और भी बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ राहुल जी दिखाई दे रहे हैं। नहीं देखिए, अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करी है। अब वो जैसे पहले हम लोग हर बात बता के और शो मतलब राजनीति में हो रहा था कि सब चीजें ढका छुपा के नहीं हो रही थी। अब हमें भी, क्योंकि ये गोदी मीडिया का दौर है, ईडी सीबीआई से लेके हर चीज उनके पास है, तो अब हमें तो भी अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी क्या चीज पर्दे के कहीं पीछे ऐसा रखनी तो है, नहीं किन कि नेताओं को वन मैन आर्मी की बैकड्रॉप में तरह, रखना है, वो सब कर रहे हैं। महाराज जी कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस वन मैन आर्मी की तरह सिर्फ राहुल जी को ही प्रमोट कर रही है और दूसरा कोई नेता सामने आ ही नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे बड़े नेता जिनको जहां भी जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो बखूबी निभा रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसको अच्छे से मालूम है कि हमें अपने किस कार्यकर्ता, किस नेता को कब कहाँ इस्तेमाल करना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, और वो दी जा रही है बखूबी। हमारा तो संगठन ऐसा है, हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीत कर आया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में पूछिए कहां से आया है। पावा जी के पास नागपुर के कार्यालय से आदेश हो जाता है और कोई भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, नागपुर के कहने पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पर नहीं बनता है। प्रणव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, खेमचंद शर्मा जी। देखिए 22 साल तक एक व्यक्ति, मतलब एक महिला इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे सवाल उठाते हैं। एक ही परिवार के पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली पावर रही है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे सवाल उठाते हैं। हमारे यहाँ पे लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, आपको पता होना चाहिए, नड्डा जी से पहले अमित शाह जी से पहले गडकरी जी से पहले राजनाथ जी से पहले आते कहां से? रही है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ता है, वर्कर है, उनका कोई परिवार का ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बने हो या उनके परिवार की लीगेसी हो, दरबारी कल्चर की वजह से आए, उन्हें आम कार्यकर्ता है, जमीन से उठ के आए, मेहनत की है, वर्षों पार्टी के लिए सेवा की है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। ये गांधी परिवार है, गांधी परिवार के दरबारी हैं, गांधी परिवार के प्रिय हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप डेमोक्रेसी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के सामने बात करने लायक नहीं है। जी पावा जी से कमेंट लेंगे इस बारे में। सिर्फ राहुल जी दिखाई देते हैं, पावा जी कैसे देखते हैं? आप मिराज साहब को जानते हैं जो आपके सामने गेस्ट पे हैं? जी, ये भी तो कांग्रेस का चेहरा है, ये भी तो कांग्रेस का चेहरा है और कांग्रेस के लिए आए हैं। आप खड़गे जी को जानते हैं, आप पवन खेड़ा को जानते हैं, आप सुप्रिया श्रीनेत को जानते हैं, ये सब कांग्रेस के ही तो चेहरे हैं। इनमें आप ऐसा कौन है जिसको आप नहीं जानते हो? तो मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता कि सिर्फ राहुल जी हैं। हाँ, ये होता है कि जब कोई भी नेता, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राहुल हो, या चाहे वो महात्मा गांधी से लेकर कहीं तक हो, जब वो अपनी पार्टी को नई दिशा देता है, चाहे वो दिशा अच्छी है बुरी है, वो एक बाद में गुफ्तगू का और बाद में एक डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जब वो अपने पूरे के पूरे एक रिजीम को नया एक डायरेक्शन दे रहा है तो उसका चेहरा अपने आप सामने आता है। जब मोदी जी संघ प्रचारक से मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को एक नया चेहरा दिया। अब वो चेहरा अच्छा है बुरा है, हम उस पर कोई भी कमेंट करके और यहाँ पर ऐसा कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की थी। या आडवाणी जी थे, चाहे उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया हो, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की थी कि इस आदमी के फ्रिज में क्या रखा है तो इसे मार भगाओ और इसे हटा दो। मोदी जी ने एक नई डायरेक्शन दी और वो डायरेक्शन की वजह से आज बीजेपी का नाम या बीजेपी की पहचान मोदी जी ही हो गए। आप मोदी जी के अलावा बताएं, आप बीजेपी के किस नेता को जानते होंगे या किसको सामने पहचानते हैं, किसको हमारी गोदी मीडिया आगे लेके आती है? तो यही बात है, राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक नई दिशा और एक नया चेहरा दिया है। वो कांग्रेस जो जिसके ऊपर ये आरोप लगते थे कि वो सामंतशाही है, उसके नेता नहीं मिलते, आज उसका सबसे बड़ा नेता
समाज के सबसे छोटे आदमी के पास जाके बैठता है और आधा घंटे तक उसकी तकलीफ सुनता है, और जो उससे जायज बन पड़ता है, चाहे वो एक सिलाई की मशीन हो सकता है मेरे और आपके लिए उस मशीन की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जो झुग्गी में और छपरे के नीचे एक मोची बैठा हुआ हाथ से सिल रहा है, उसके लिए उस मशीन की बहुत बड़ी अहमियत होती है। करोल बाग में अगर मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ बैठ के वो उसका पेचकस लेते हैं, अगर वो कैब के ड्राइवर के साथ घूमते हैं, अगर वो जोमेटो के ऑटो के पीछे, टू व्हीलर के पीछे बैठ के जाते हैं, तो वो नेचुरली वही नजर आएंगे। हाँ, अगर आप चाहें कि उनकी जगह महराज भाई को हम हवाई जहाज पे खड़ा करके और खाली हवा की तरफ हाथ हिलाते दिखाना शुरू कर दे कांग्रेस, तो फिर ये भी नजर आने लगेंगे, वो एक अलग बात है। तो मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता जी, तो मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता कि राहुल जी नजर आते जी। हेमचंद शर्मा जी, पावा जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? सबसे पहले तो पावा जी की बातों में ऑब्जेक्शन क्रिएट करता हूँ। क्या कह रहे हैं कि मस्जिद शहीद कर दी? अरे वो ढांचा था, मस्जिद नहीं थी, वहां पे मंदिर था। 500 साल से संघर्ष चलता आ रहा है। आप नाम से तो हिंदू दिखाई देते हैं, सनातनी दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप गलत बयानी कर रहे हैं, शर्मसार है। और अगर कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि वहां पे मंदिर नहीं था और कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया है, केस नहीं चला है, बड़ों केस नहीं चला है, तो आप ये बोले ऑन रिकॉर्ड कि वहां पे मंदिर नहीं था और मंदिर की जगह मस्जिद नहीं बनी थी। आप ये बताएं कि वो हिंदू की आस्था का सवाल नहीं है। आप ये बताएं कि वहां पे मंदिर नहीं है, वहां पे जन्मभूमि नहीं है। हाँ, आप उंगली उठा रहे हैं, आप बताएं। दूसरा, राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल टूरिज्म है वो लगातार जारी है। बिल्कुल सही कहा। राहुल गांधी पहले गरीब, उत्तर प्रदेश में गरीब के घर में खाना भी खा के आए थे, उसको भूल गए, कोई उनका उपकार नहीं हुआ। और अभी आप कहते हो कि राहुल गांधी चुन के आए हैं। जो व्यक्ति अपनी सीट छोड़ के वायनाड गया, वायनाड छोड़ के फिर उन्होंने तीसरी सीट चुनी, अब आप ये कहते हैं कि वो कैसी बकवास है? तो आप पहले थोड़ा सोच लो, सोच के बात करो। सर महराज वाली कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए महराज वाली। मैं जरा एक मिनट, मुझे 30 सेकंड दे प्लीज। मैं प्रमोद सर की बात सुन लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। मैं खेमचंद जी को बता दूं सर, जो हलफनामा विश्व हिंदू परिषद में दिया था, उसमें उन्होंने उसको बाबरी मस्जिद कहा और ये कोर्ट में लिखा हुआ है। आप इस तरीके के बयानात करके कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं और आप उस हलफनामे को झुटला रहे हैं जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दिया गया था, जो आरएसएस का एक संगठन है। तो ऐसी बात मत कीजिए। आप घूम फिर के फिर हिंदू मुस्लिम पे आ गए, आप हिंदू लग रहे हैं, आप मुसलमान लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंतर मन में कहीं ना कहीं उर्दू वहाँ मंदिर था। 500 सालों से संघर्ष है। शहीद का मतलब तो यह कि वहाँ पे मंदिर था ही नहीं, वहाँ जन्मभूमि नहीं थी, वहाँ जन्म स्थान नहीं था। अगर जन्म स्थान नहीं होता तो फिर वहाँ पे लड़ाई किस चीज की थी? और देखिए नीरज कितने बेशर्मी से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं वह कोर्ट नहीं एक्सेप्ट नहीं है। तो कोर्ट ने कैसे निर्णय दे दिया, कैसे बोल दिया कि वहाँ मंदिर होना चाहिए, वहाँ मंदिर बनना चाहिए? अरे कुछ तो शर्म करो कुछ। और मैं आपकी इस स्टेटमेंट को अभी वीडियो में निकलेगा, मैं इसको चलाऊंगा अभी, कि कांग्रेस कह रही है कि वहां पे मंदिर नहीं था, वहां पे कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया, तो वहां पे जबरदस्ती मंदिर बनाया गया, ऐसा आप कह रहे हैं ना। मैं इसको चलाऊंगा। आज भी कांग्रेस राम मंदिर, आप मेरे बारे में झूठ मत बोले। श्रीनगर की कोर्ट में आपके खिलाफ केस डाल दूंगा। नहीं, आप मुझे क्या, आपका नाम नहीं लिया है, ये कांग्रेस के नेता का लिया है, मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला अभी। कांग्रेस की प्रमोद जी शांत, मैंने कांग्रेस के नेता के लिए बोला, उन्होंने कहा है कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। एक मिनट सर, गलत बयान नहीं कर रहे। देखिए बली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बली साहब, आप मुद्दा ना चेंज करें। देखिए खेमचंद जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, झूठ उनकी नसों में है। और ये जो अभी धमकी दे रहे थे ना कि मैं वीडियो चलाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का यही काम है, लोगों की झूठी वीडियो चलाना। आप में हिम्मत नहीं है तो गलत बयानी क्यों करते हो? आप गलत बोल रहे हो। आप में हिम्मत नहीं, या तो बोलो माफी मांगो। आप गलत बात बोलोगे और आपकी गलत बात को सहन किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। राम मंदिर को आज भी राम मंदिर का विरोध करते लोगों में आप मिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। नहीं, किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा है। जो भी बातें, सिर्फ आप पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ आप जानते नहीं है,
और ये हिंदुओं का ठेकेदार होना बंद करिए। आप लोग इतने भ्रष्टाचारी हैं कि जिस मंदिर का निर्माण हुआ 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर उसकी छत टपकने लगी। आप बेशर्म लोग हैं, इतने भ्रष्टाचारी। राम के नाम पर आप लोगों ने वहां के जो उस पर हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हमें सिर्फ चुनाव के लिए चर्चा करनी है सर। आप कहाँ मंदिर मस्जिद में भटक गए सर? हम बात कर रहे हैं हरियाणा चुनाव की और जम्मू कश्मीर के चुनाव की, और आप कहाँ कहाँ चले गए वापस? तो नहीं, सर, मैं वापस आइए, आप इलेक्शन पर वापस आइए। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं सवाल कर रहा हूँ प्रमोद पावा जी से। पावा जी, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कांग्रेस पर और राहुल गांधी ने 10 सवाल किए हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे ये बताएं। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई पार्टी पॉलिटिकली अपने को बैकफुट पे महसूस करती है तो उसके पास और कोई चारा नहीं रहता कि वो दूसरे सामने वाली पार्टी के ऊपर सवाल करे। जहां तक उनका मेन मुद्दा था कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता क्यों किया है, जी ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। ये वही उमर अब्दुल्ला है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके हिसाब से इतनी बुरी है तो महबूबा मुफ्ती तो उससे भी बुरी है जिसके साथ बीजेपी ने 2.5 साल तक अपनी सरकार चलाई। और जहां तक वो बात कर रहे हैं 2 झंडा 2 निशान वाली, तो आपको मैं, अगर आप आर्कीव में जाएं और पुराना कोई रिकॉर्ड देखें तो महबूबा मुफ्ती के जो वालिद साहब थे वो सामने बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं और सामने दोनों झंडे लगे हुए हैं। जब महबूबा मुफ्ती के साथ ये सरकार चला रहे थे तो बीजेपी के तमाम एमएलए और तमाम मिनिस्टर अपनी गाड़ियों पर दोनों झंडे लगा के चलते थे। और एक सबसे बड़ा झूठ जो सरकार बोलती है, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि इन्होंने 370 धारा हटा दी। एक सवाल उसमें यह भी था कि क्या 370 वापिस आ जाएगी। गृह मंत्री जी शायद गृह मंत्री होने के बावजूद इस चीज को नहीं जानते कि उन्होंने 370 धारा हटाई नहीं है, वो उन्होंने डाइल्यूट की है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है उसकी पहली लाइन ही ये है कि मैं ऑन द बिहाफ ऑफ 370 आर्टिकल मैं ये प्रोविजन करता हूं कि उसमें गैर कश्मीरी भी जो है नागरिक बन सकते हैं। फिर उसके बाद वो मुकर गए। आज वहां पर गैर कश्मीरी, जैसे खट्टर साहब थे हरियाणा के, वो ये कह रहे थे कि हम कश्मीरी से कश्मीरियों की बहू लाएंगे और वहां पे जमीनें लेंगे, वहां पे बहुत प्रॉपर्टियां खरीदने वाले थे। तो वो लोग क्यों मुकर गए? आज वहां पे उन्होंने कानून में संशोधन करके कह दिया कि जो 15 साल से वहां पर नागरिक रहा होगा, 15 साल रहा होगा, उसी को कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। तो इस तरीके के कंफ्यूजन होते हैं और ये इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन मेन यही होता है कि अगर वाकई में ही बीजेपी इतनी स्ट्रांग है कश्मीर में, तो लोकसभा में वो 3 सीटें क्यों छोड़ के भागी? उनको कम से कम बारामूला, पुलवामा और कश्मीर के तीनों जो है सीट्स लड़नी चाहिए थी, वो चले गए वहां से। और उसके बाद आज वो क्या आगे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, जैसे आपने अपने शुरुआती बयान में बताया कि हरियाणा के जो बीजेपी के क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है, उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा है कि जी हमारी ये चुनाव की तारीखें आगे बढ़ा दी जाएं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? या तो उनको लग रहा है कि वो हरियाणा में जीत नहीं सकते, उनकी मिट्टी खराब होने वाली है, या इस तरीके से हो सकता है कि खुदा न खास्ता वो कश्मीर में भी कोई बहाना करके इलेक्शन आगे टालना चाहें। और जब से 370 हटी है, नोटबंदी हटी है, तब से आप सिर्फ इल्जाम ही तो लगा सकते हैं, वरना तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था सिर्फ 50 दिन मुझे दे दें, अगर उसके बाद मेरी गलती निकले तो मुझे चौराहे पे बुला लेना। और आतंकवाद खत्म करने के लिए उन्होंने नोटबंदी की थी, लेकिन वो आतंकवाद तो बढ़ गया। और जो आतंकवाद कभी घाटी के अंदर होता था, जो बाहर से आतंकवादी आते थे, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश के हों, पाकिस्तान से आए या कहीं से भी आए, तो वो जम्मू तक पहुंचने लग गए। पुलवामा में इतना बड़ा कांड हुआ, आज तक उसकी जनता को या पब्लिक को पता ही नहीं लगा कि वो IRD कहाँ से आया था, उसका मवाद कहाँ से आया था। तो ये सब पॉलिटिकल बातें हैं और पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप है। आज अगर बीजेपी ये आरोप लगाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों चले गए,
और ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो कल को कांग्रेस भी लगा सकती है कि आप महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों चले गए थे। और इससे पहले उनको तो छोड़िए, चलिए महबूबा मुफ्ती तो फिर भी एक पॉलिटिकल जमात है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी तो हुर्रियत वालों से मिले थे और तमाम उनके, अडवाणी जी हुर्रियत वालों से मिले थे। उनके तमाम जो है आप तस्वीरें गूगल में भी देख सकते हैं और अभी तक आर्काइव में सभी जगह मौजूद है। तो वो कभी कश्मीरियत की और कश्मीर की बात करते थे, लेकिन वो सारी कश्मीरियत भूल गए। वो उस चीज को भूल गए कि जहाँ बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई थी, वो उस चीज को भूल गए कि लखनऊ में जब कश्मीर से आने वाला शॉल बेचता है तो उसको वहां के जो लोकल नेता है, यहाँ जो भी हिंदुत्व वाले हैं, वो उसको डंडे मार के भगाते हैं। तो ये अवाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ सियासत के लिए है। और अगर ऐसी सियासत है तो ये अच्छी नहीं होती। महराज वली के पास जाऊंगा बाबा जी, रुकिएगा एक मिनट। महराज वली जी, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 370 में कोई तब्दीली की जाएगी क्या? देखिए, ये तो विषय हमारा नहीं है, क्योंकि इस बारे में हम नहीं बता सकते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग बार बार आपसे कहते हैं, हम लोग बड़बोले या अपनी हैसियत से ज्यादा बयानबाजी करें, ये हमारे यहाँ सिखाया नहीं जाता है। ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। वहाँ के लोकल इश्यूज हैं, लोकल नेता हैं वहां पर हमारे, वो लोग तय करेंगे। और पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो लोग तय करेंगे कि कब कहाँ क्या करना है, कश्मीर के मामले में क्या करना है। लेकिन ये जो इन्होंने राहुल जी से 10 सवाल पूछे, तो राहुल जी तो उससे पहले ही नरेंद्र मोदी जी से कह चुके हैं। उन्होंने अलग एलानिया कहा है कि जब चाहे, जिस विषय पे चाहे, 10 नहीं 20-50 सवालों के जवाब सामने बैठ के चर्चा कर लें। मोदी जी भागते क्यों हैं? मोदी जी कभी भी डायरेक्ट मीडिया का सामना क्यों नहीं करते हैं? जी मैं कहता और हूं, धारा 370 पे जो ये सियासत करते हैं, एक सेकंड सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश भर में धारा 370 पर जो सियासत करते हैं, धारा 370 हटने के इतने वक्त तक इन्होंने चुनाव क्यों रोके रखा? अगर इनको इतना ही लाभ मिलना था तो लोकसभा के चुनाव में ये सीटें छोड़ के क्यों भागे? और लोकसभा के चुनाव में इनको उसका फायदा क्यों नहीं मिला? धारा 370 पे आपको याद होगा, एक इस विषय से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने एक वादा किया था चुनाव से पहले कि हम सरकार में आते बूचड़खाने खत्म कर देंगे। जब सरकार में आए तो उसमें एक अल्फाज है, इन्होंने बढ़ा दिया कि जो गैर कानूनी बूचड़खाने उन्हें खत्म करेंगे। ठीक वैसे ही इन्होंने धारा 370 के विषय में कश्मीर में किया। अभी जो पावा जी ने बताया ना कि पहले इन्होंने कहा कि हम गैर कश्मीरी कोई भी भारत से आएगा और वो कश्मीर में नागरिकता लेगा और प्लाट खरीदेगा, इनके तमाम कार्यकर्ता, सड़क छाप वाले जो हैं, गली स्तर वाले, वो ये बातें करने लगे कि हम कश्मीर की लड़कियों को उठा लाएंगे, शादी करेंगे, वहां जाएंगे, प्लॉट खरीदेंगे। पूछिए इनके कितने नेताओं ने वहां प्लॉट खरीदे, कितनी प्रॉपर्टी बनाई। इन्होंने एक अल्फाज जोड़ दिया 15 साल वाला। तो ये छलावे वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनकी फितरत में है झूठ और झूठ। जवाब नहीं लेते। खेमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शर्मा जी। देखिए, फिर से हिंदू एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा ये चला रहे हैं। हिंदू ने कहा वहां प्लॉट खरीदेंगे, उनकी लड़कियों को उठा लाएंगे, हिंदू जिहाद करेंगे। अरे शर्मा नहीं चाहिए। और आप कश्मीरियत की बात करते हो, कश्मीरियत का मतलब क्या था? कश्मीर किसके नाम पे बनी? और कश्मीर में रहने वाले मूल निवासी कौन थे और किसने उनको मार मार के भगाया? आप कश्मीरियत की बात करते हैं तो कश्मीर के हिंदुओं की बात करो। कश्मीर की मूल संस्कृति। हिंदू नहीं कहा शर्मा जी, इन्होंने हिंदू नहीं कहा, बीजेपी कार्यकर्ता कहा है। मतलब क्या है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं और कुछ नहीं। इनका मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब कि हिंदूवादी नेता, नेशनलिस्ट नेता, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने एक बार भी कट्टरपंथियों की बुराई नहीं की, कट्टरपंथियों के खिलाफ नहीं बोला। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ क्यों नहीं खोलते? ये जिस तरीके से मुरादाबाद में एक विशेष समुदाय के द्वारा एक हमारी बहन नर्स के साथ बलात्कार किया जाता है, दुराचार के, उसमें मुंह नहीं खोलते। अयोध्या के केस में मुंह नहीं खोलते।
राजस्थान में जिस तरीके से एक विकेट बॉल के बच्चे ने एक हिंदू बच्चे को मार डाला चाकू से, उसको मुंह नहीं खोलते। ये अपीलमेंट की पॉलिटिक्स के तहत सिर्फ हिंदुओं को बदनाम कर सकते हैं। अगर महिलाओं के साथ मणिपुर में वो खोलिए तो बीजेपी शासित भी सरकारें हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे केस सामने आए। तो खाली अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो वो भी गलत होगा, क्योंकि हर जगह से खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड से भी खबरें आती हैं और उत्तर प्रदेश से भी खबरें आती हैं, सभी जगह से खबरें आती हैं। तो इसे राजनीतिक न बनाया जाए, पार्टियां अपने अपने फेवर के हिसाब से बात न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात हम फिर भटके जा रहे हैं। हम बात करेंगे 10 राज्यों में चुनाव, मतलब 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने हैं और बीजेपी सत्ता में है और कहीं ना कहीं तारीखें खिसक रही हैं। उस पर आपका जवाब चाहेंगे शर्मा जी? ये तारीखें खिसकनी नहीं, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी इंस्ट्रक्शन देती है। इलेक्शन कमीशन कब कंफर्टेबल है, कब विजिबल है, और संवैधानिक तौर पे अभी डेट और डेडलाइन है तो उसके अकॉर्डिंग वो तय कर रहे हैं। अब इसमें स्पेकुलेशन यदि विपक्ष करना चाहे तो विपक्ष की हताशा है। अगर वो चारों का कर देंगे तो ये फिर से बोलेंगे देखिए भारतीय जनता पार्टी के कहने पे इलेक्शन कमीशन ने समय से पहले और विषम परिस्थिति जब बाढ़ आ रही है तब भी इलेक्शन करा दिए। तो ये इनका तो सिर्फ बुराई करना इनका तो काम है, ये ऐसे करते रहेंगे, नकारात्मक लोग हैं, हम क्या करें इसमें? प्रमोद पावा जी, ये शर्मा जी तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है, वो करेंगे, जो बीजेपी का इससे कोई मतलब नहीं है। ये मांग कर लें, बात नहीं है, मान लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हरियाणा से पीछे हट गए हैं, तो ऐसे ही इस चीज की मांग कर सकते हैं कमीशन को लेटर लिख के सरकार कि हम उत्तर प्रदेश में एक चुनाव चाहते हैं कि उपचुनाव भी तुरंत हो। तो वो तो वही है ना। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कश्मीर किसके नाम पर बना था, तो मैं आपको बता दूं शर्मा जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, विद ड्यू रेस्पेक्ट, श्रीनगर श्री गुरु नानक देव जी के बेटे श्री चंद जी के नाम पर बना था। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जिसमें वो कश्मीर भी है जिस पर पाकिस्तान आज काबिज होकर बैठा हुआ है, वो कभी दुर्रानी सल्तनत होती थी जिसको महाराजा रंजीत सिंह ने जीत कर और अपने पंजाब के अंदर मिलाया था। उसके साथ ही जो हमारा लेह और लद्दाख है, वही लद्दाख जिसके ऊपर चीन बैठा हुआ है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है, वो भी महाराजा रंजीत सिंह ने जीत कर दिया था। लेह, लद्दाख और ये जितना भी एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ का एरिया है। तो कश्मीरियत कहीं ना कहीं और बहुत ज्यादा सूफी संतों के नाम पे बनी है। और थोड़ा सा और अगर हम आगे जाएंगे तो शारदा गांव बनता है, जो बौद्ध का बहुत बड़ा मत होता था, और वहीं से शारदा लिपि बनी है। उसी शारदा लिपि के आधार पर हम देवनागरी या नागरी लिपि जो आज हम लिखते पढ़ते हैं वो बनी हुई है। तो कश्मीरियत को सूफिज्म के साथ जोड़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये किसी जमाने में अंबाला तक सब पर्शियन कल्चर के इफेक्ट में रहा है। वो एक अलग सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है, उसमें हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते। और जहां तक यूपी के चुनाव की बात है, वो बिल्कुल खेमचंद जी के पास यही एक जवाब है, उनका इसके अलावा और कोई जवाब हो भी नहीं सकता कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को आदेश देना या उनको गुहार लगाना सरकार का काम है और वो सरकार को करना चाहिए। और अगर सरकार नहीं करती तो विपक्ष तो नहीं करेगा, विपक्ष तो मांग नहीं कर सकता ना। शर्मा जी, लास्ट कमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है, हम सभी इलेक्शन जीतेंगे, अच्छे तरीके से इलेक्शन जीतेंगे। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने हरियाणा में अच्छा काम किया, महाराष्ट्र में अच्छा काम किया, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है। वहीं कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रही है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू किया है, तो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको भी जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी हर एक डिमांड जो लेजिटिमेट डिमांड है उस पर ध्यान दे रही है, पूरा कर रही है, और हमारे देश की जो एस्पायरेशन है उसको पूरा कर रही है। जी चलिए सर, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा सर कि आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बातें चर्चा होती हैं, मतभेद हो सकते हैं, मन में भेद नहीं होना चाहिए।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चर्चा होती रहेगी, आगे भी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, तो मन में कोई भी भेद ना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।